हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने एंटीनेटल केयर को ख़त्म किया था। सारे के सारे सवाल वहाँ से हमने डिस्कस किए थे। आज की जो हमारी क्लास है वह एक नए टॉपिक को लेकर स्टार्ट हम कर रहे हैं, और जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, बड़ा टॉपिक है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम सारे फ्रॉम बॉटम टू द हाईएस्ट लेवल तक सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो केयर प्रदान करते हैं, अलग अलग लेवल की जो केयर्स आती हैं वो सारे हम डील करने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं, चाहे आशा से रिलेटेड सवाल रहे हों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से रिलेटेड सवाल रहे हों, ये सारे पॉइंट यहाँ से एग्जाम में आते हैं। इन सारे पॉइंटों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक जो रिलेटेड है हमारे इसी से, लेवल ऑफ हेल्थ केयर, किस किस लेवल की केयर हम प्रदान करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर डायरेक्ट हम विलेज लेवल का स्टार्ट करेंगे, मतलब बॉटम ग्रोस लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर अप हम चलते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें लेवल ऑफ केयर। हमारी जो हम केयर प्रदान करते हैं, पेशेंट को जो हम केयर देते हैं वह कितने लेवल की आती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ केयर की, तो बेसिकली 3 लेवल होते हैं केयर के। 3 लेवलों पर हम केयर प्रदान करते हैं। ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन नहीं है, इट इज कॉल्ड लेवल ऑफ केयर। 3 लेवल है। पहला लेवल आता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल। कौन सा लेवल है? प्राइमरी लेवल। सबसे पहला जो लेवल होता है केयर का उसे हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ केयर। टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ केयर, और उसमें सबसे पहला जो लेवल है वह है प्राइमरी लेवल ऑफ केयर। क्या है इसके अंदर देखिएगा, जो प्राइमरी लेवल ऑफ केयर आता है यह सबसे पेरिफेरल पॉइंट होता है हेल्थ केयर का। दूसरा, जो हमारा सब सेंटर और पीएससी हमें जो केयर देते हैं वह कौन सी केयर होती है? प्राइमरी लेवल ऑफ केयर। और यहाँ किस प्रकार की केयर हमें मिलती है? तो हम बोलेंगे बेसिक लेवल की केयर हमें मिलती है। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमें डिस्कस करने हैं इस प्राइमरी लेवल ऑफ केयर में। चलिएगा, पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड कि क्या चीजें ध्यान रखनी है, कौन से लेवल में आता है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज अ पेरिफेरल पॉइंट। यह एक पेरिफेरल पॉइंट है, पेरिफेरल पॉइंट ऑफ हेल्थ केयर इन कम्युनिटी। जब आप कम्युनिटी में केयर की बात करते हैं तो सबसे पेरिफेरल जो पॉइंट होता है वह पॉइंट कौन सा होता है? प्राइमरी लेवल ऑफ केयर। क्लियर है? इट इज अ पेरिफेरल पॉइंट ऑफ हेल्थ केयर। बिल्कुल दूरगामी क्षेत्र, सबसे बाहर जो केयर होती है, सबसे लो लेवल पर, ग्रोस लेवल पर जो केयर मिलती है उसे हम प्राइमरी लेवल ऑफ केयर बोल देते हैं। पहला पॉइंट। नंबर 2, यह जो केयर है यहाँ कौन प्रदान करता है? तो देखिएगा, इसे प्रदान किया जाता है प्रोवाइडेड बाय सब सेंटर। आपका सब सेंटर एंड पीएससी। आपकी जो पीएससी आती है और जो सब सेंटर आता है वहां पर जो केयर मिलती है वह किस प्रकार की केयर है? प्राइमरी लेवल केयर प्रदान होती है। कहाँ पर? सब सेंटर पर और पीएससी पर। और यहाँ जो केयर है आपकी प्राइमरी लेवल ऑफ केयर, जहां पर पेरिफेरल पॉइंट हम इसे कह रहे हैं, यहाँ जो केयर मिल रही है उसका नेचर होता है बेसिक केयर यहाँ प्रदान होती है। तो याद रखना है, प्रोवाइड बेसिक केयर। कौन सी केयर मिलती है? तो आप बोलोगे बेसिक केयर मिलती है। सवाल आ सकता है एग्जाम में, सब सेंटर पर दी जाने वाली जो केयर होती है वह कौन से लेवल में आती है? आपका जवाब होगा प्राइमरी लेवल की केयर है। एग्जामिनर पूछ सकता है पीएससी पर जो केयर हमें प्रदान होती है, जो केयर हम देते हैं पेशेंटों को, वह कौन से लेवल की केयर में आती है? आपका जवाब होगा प्राइमरी लेवल ऑफ केयर में यह आती है। क्लियर हुआ पॉइंट? 3 बातें याद रखनी है लेवल ऑफ केयर में। पहला लेवल पढ़ रहे हैं प्राइमरी लेवल, पेरिफेरल एरिया में होती है, सब सेंटर और पीएससी पर प्रदान होती है, और बेसिक
जो बिल्कुल सामान्य चीजें हैं, एजुकेशन है, नॉर्मल इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड बातें हैं, तो बेसिक केयर हम यहाँ देते हैं स्पेशली, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। स्पेसिफिक सर्जरी वगैरह यहाँ नहीं आती है, केवल बेसिक केयर यहाँ प्रदान की जाती है प्राइमरी लेवल ऑफ केयर के अंतर्गत। चलिएगा दूसरा लेवल की बात करें, सेकंड लेवल, तो वह हो जाएगा, आप बताइएगा कौन सा लेवल हो जाएगा। जब पहला प्राइमरी था तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी लेवल। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी लेवल केयर, यानी कि जो दूसरी केयर है वह सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर के नाम से जानी जाएगी। जो सेकेंडरी लेवल की केयर है इसे एक नाम से और जानते हैं और उसे बोलेंगे ऑल्सो कोल्ड हैज फर्स्ट रेफरल यूनिट। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट, फर्स्ट रेफरल यूनिट। आपने पढ़ा होगा, यह सवाल बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। फर्स्ट रेफरल यूनिट बोलते हैं सीएससी को। क्लियर है, किसे बोलते हैं, सीएससी को। तो यहां पर जो केयर देंगी वो उसके अंदर आपका सीएससी भी शामिल होगा, यानी कि कौन केयर देगा, तो केयर प्रोवाइडेड बाई, तो ध्यान रखना है किसके द्वारा, सीएससी। इसीलिए इसे हम बोलते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट। सीएससी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तीनों चीजें इसमें आती हैं। क्या क्या चीजें, आपका सीएससी इसमें आता है, आपका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसमें आता है और आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसमें आता है। बोले तो सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर है, इसका दूसरा नाम है फर्स्ट रेफरल यूनिट। और इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं, तो बोलेंगे सीएससी आता है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है। क्लियर है, चलिएगा इसके बाद तीसरे लेवल की बात करूं तो तीसरा लेवल हो जाएगा टर्सरी लेवल। कौन सा हो जाएगा, टर्सरी लेवल। तीसरे लेवल की केयर, टर्सरी लेवल ऑफ केयर। इसे भी एक और नाम से जानते हैं, तो हम कहेंगे ऑल्सो कॉल्ड एस, इसका नाम होगा सेकंड रेफरल यूनिट। वह था फर्स्ट रेफरल यूनिट, इसे बोलते हैं सेकंड रेफरल यूनिट। सेकंड रेफरल यूनिट, वह था फर्स्ट रेफरल यूनिट, यह है सेकंड रेफरल यूनिट। और यह किसके द्वारा प्रदान होता है, तो यहां पर आपके चले जाएंगे, जब सीएससी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहां आ गए तो रीजनल मेडिकल कॉलेजेस और जितने भी स्टेट हॉस्पिटल्स हैं वह टर्सरी लेवल ऑफ केयर आती हैं। तो यहां पर याद रखिएगा प्रोवाइडेड बाई, जो केयर है वह कौन देगा, प्रोवाइडेड बाई आपका रीजनल हॉस्पिटल, रीजनल हॉस्पिटल्स, आपके मेडिकल कॉलेजेज, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वे हॉस्पिटल जिसके अंडर में मेडिकल कॉलेज चलती हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स, रीजनल हॉस्पिटल्स एंड स्टेट हॉस्पिटल्स। स्टेट हॉस्पिटल्स, यह जो हॉस्पिटल होते हैं यह कौन सी लेवल की केयर देते हैं, जवाब होगा हमारी टर्सरी लेवल की। तो बेटा हमने तीन बात की सिंपल, हम पढ़ रहे हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया। पहला टॉपिक हमने चूज किया हमारे भारतवर्ष में कितने लेवल की केयर चलती है, तो मैंने मोटे रूप में बताया तीन प्रकार की है। जो सब सेंटर है और पीएससी है वह देता है प्राइमरी लेवल की, सीएससी सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारी देते हैं सेकेंडरी लेवल की, और स्टेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल और रीजनल हॉस्पिटल्स जो होते हैं वह देते हैं टर्सरी लेवल की केयर देते हैं। क्लियर है, फर्स्ट रेफरल यूनिट में कौन सी केयर आती है, सेकेंडरी लेवल की केयर आपके को इंक्लूड किया गया है। और सेकेंड रेफरल यूनिट किसे बोलते हैं, टर्सरी लेवल ऑफ केयर को। सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर में आती है सीएससी आपकी, जिसे हम बेसिकली फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है सारे पॉइंट्स।
ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे लेवल ऑफ केयर से रिलेटेड थे। अगर सवाल आए तो गलत नहीं करके आना है। 3, लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज डिफरेंट, लेवल ऑफ केयर इज डिफरेंट। लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज फॉर प्राइमर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेवल ऑफ केयर 3 है आपका, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्सरी। क्लियर है? आगे चलें। अब हम बात करेंगे विलेज लेवल के बारे में। स्टाफ को स्टार्ट करेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में गांव के अंदर, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट हमारी विलेज है। गांव के अंदर कौन कौन सा स्टाफ होता है हेल्थ केयर के लिए? तो बेसिकली गांव में 4 आपको लोग मिलेंगे जो काम करते हैं। एक आशा मिलेगी, एक आंगनवाड़ी वर्कर मिलेगा, एक ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट मिलेगा और एक विलेज हेल्थ गाइड। ये चारों ऐसे स्टाफ हैं जो गांव में विलेज लेवल पर रहते हैं। इन चारों की बात हम करेंगे, इनके पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग आवर्स हैं उनकी बात हम करेंगे। यहां से आने वाले जितने एमसीक्यूज है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं, अभी टोटल विलेजेस कितने हैं हमारे यहाँ विलेज लेवल में, तो यह जो 2011 की सेंसस थी उसके हिसाब से अगर हम जोड़ें तो हमारे इंडिया में टोटल विलेजेस हैं 6,40,867। 6,40,867 कितने हैं? 6,40,867 विलेजेस हैं अभी इंडिया के अंदर। क्लियर है? टोटल विलेज की मैं बात कर रहा हूं, टोटल विलेज। और विलेज लेवल के स्टाफ जो आते हैं उसमें हम पर्टिकुलर चारों स्टाफ की बात करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट विलेज से रिलेटेड बता देता हूं। टोटल विलेज मैंने आपको बताया 6,40,867। दूसरा, पॉपुलेशन देखिएगा, गांव की जनसंख्या कितनी होती है? पॉपुलेशन वैसे 1000 मानते हैं, लेकिन अगर हम रेंज के हिसाब से बात करें तो लगभग यह 500 से लेकर 10,000 तक देखने को मिल सकती है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां की जनसंख्या 9,000, 8,000, 6,000 के आसपास है। तो एवरेज माना जाता है 1000, लेकिन ये वेरी करता है बहुत सारी विलेजेस के हिसाब से। कुछ विलेज ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या आपको मिलेगी 600, 700, 800, छोटे गांव हैं। कुछ बड़े गांव भी होते हैं जिनकी जनसंख्या हमें ज़्यादा भी मिलती है, जहां वोटर्स की संख्या 3,000, 4,000 के आसपास होती है। वहां उनकी जनसंख्या 7,000, 8,000, 9,000 के आसपास भी होती है। ये वेरी करता है उसके एरिया के हिसाब से, लेकिन अगर हम एवरेज निकाला जाए तो हम लगभग 1,000 के आसपास बोलते हैं कि 1,000 की जनसंख्या एवरेज मानी जाती है एक विलेज की होनी चाहिए। क्लियर है? यह है पॉपुलेशन हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसी लेवल पर, तो आपका जो विलेज है, जो विलेज होता है, इस विलेज के अंदर होती है ग्राम पंचायत। यह पंचायती राज सिस्टम में आता है। तो विलेज का हेड होता है, उसे हम बोलते हैं सरपंच। क्या बोलते हैं? सरपंच। एक गांव जो होता है उसका हेड होता है सरपंच। और यह कहां पाया जाता है? तो यह होता है इन ग्राम पंचायत। गांव में क्या होती है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत होती है ग्राम में, और उस ग्राम पंचायत का हेड होता है सरपंच, जो गांव का मालिक होता है। क्लियर है? अगर हम बोलें तो 10 विलेज मिलकर, कितने विलेज? ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। 10 विलेज जो होते हैं यह मिलकर एक ब्लॉक बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लॉक। एक ब्लॉक में कितने गांव आते हैं? याद रखिएगा, 10 गांव का जोड़ा एक ब्लॉक कहलाता है। ब्लॉक को बोलते हैं पंचायत समिति। आपने देखा होगा ब्लॉक को क्या बोलते हैं? पंचायत समिति। गांव जो आपका ब्लॉक होता है उसी का नाम है पंचायत समिति। पंचायत समिति। और इसका जो हेड होता है वह प्रधान होता है। इसका हेड होता है प्रधान। प्रधान जो होता है, प्रधान वह पंचायत समिति का हेड होता है। दोनों अलग अलग चीज हैं। एक होता है पंचायत समिति, आपका जो तहसील लेवल है वहां मिलती है ये ब्लॉक लेवल पर। तहसील के जो होता है उसके लिए होता है, तहसील होता है वह रेवेन्यू के लिए होता है, उसमें तहसीलदार होता है। एक हमारा होता है पंचायत समिति, उसमें होता है प्रधान। और एक आपका जो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम बोलते हैं हमारे जिले का एसडीएम, वह आपका
जो रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन है उसे देखने के लिए होता है। तो ये है चीजें आपके यहाँ होती हैं ब्लॉक लेवल के ऊपर। तो एक ब्लॉक में कितनी होते हैं, लगभग 10 विलेज मिले होते हैं। ये तो एक ओवरव्यू था आपके विलेज से रिलेटेड। गांव में क्या है, टोटल गांव कितने हैं अभी, तो 6,40,867। कितनी जनसंख्या मानते हैं, लगभग 1000। वेरी कर सकता है 500 से लेकर 10,000 के बीच में। हेड कौन होता है भाई, सरपंच होते हैं। सरपंच जो होता है, जो इसके अंदर वार्ड भी होते हैं, उसमें वार्ड पंच बोलते हैं, आप सबको पता होगा। वार्ड में वार्ड पंच होगा और पूरे जो आपका गांव है उसका मालिक होगा सरपंच। यहीं पर इस प्रधान का जो चुनाव होता है वह करते हैं मेंबर्स। 1.5 पंचायत, यह एक ग्राम पंचायत है, ऐसी 1.5 ग्राम पंचायत से एक मेंबर खड़ा होता है, वह पंचायत समिति सदस्य बोला जाता है। और वह पंचायत समिति सदस्य जो चुनकर जाते हैं, इस प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। प्रधान को सीधा वोट नहीं डाला जाता है। प्रधान का चुनाव हम हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। हम किन्हें चुनते हैं, पंचायत समिति सदस्यों को चुनते हैं, इसे हम बोलते हैं मेंबर्स। और ये मेंबर आगे जाके किसको चुनते हैं, बहुमत दल के नेता को प्रधान बना दिया जाता है। मतलब एक जो आपका मेंबर है वही उनमें से कोई एक मेंबर प्रधान होगा। क्लियर है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव इसका होता है। सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, हम डायरेक्ट वोट डालते हैं। क्लियर है, अभी आपने देखी भी होगी ग्राम पंचायत के जो वोटिंग्स होते हैं, वोट आप जब वोट डालते हो तो ये चीजें ध्यान रखने की होती हैं। क्लियर है। अब बात करें यहाँ के स्टाफ के बारे में, गांव के बारे में डिटेल हो गई थोड़ी सी। अब बात करें गांव का स्टाफ। गांव में जो स्टाफ होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो मैं बात करूं गांव के स्टाफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, गांव का जो स्टाफ होता है उसमें सबसे पहले हम आशा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, आशा। पहला है आशा। 4 स्टाफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। आशा के बारे में बात करेंगे, आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे विलेज हेल्थ गाइड के बारे में, और एक आपका आता है ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट। 4 लोगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आशा। देखो आशा की जो फुल फॉर्म है, यह पहला एमसीक्यू बनाती है। दिल्ली एम्स में आया हुआ सवाल है, इसका मतलब हल्का सवाल तो नहीं है, पूछा जा चुका है बहुत बार, 2 या 3 बार एग्जाम में आ चुका है आशा की फुल फॉर्म। तो नाम याद रखिएगा, एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। स्पेल करेंगे, मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे। आशा की फुल फॉर्म होती है, आशा की फुल फॉर्म होती है, बोलो क्या होती है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा सवाल यह आया हुआ है कि कौन सा स्टाफ है जो विलेज लेवल पर काम करता है, तो यह विलेज लेवल पर ही होता है, हमने लिखाया है। तो यह कहां रहता है, विलेज लेवल पर है ये। क्लियर है, लोकेटेड एट विलेज लेवल। ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है, गांव वाले लेवल पर मिलती है तुम्हारी आशा। क्लियर है, दूसरा सवाल यह है, दोनों सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। आशा की फुल फॉर्म, आशा कहां रहती है, विलेज लेवल पर। यह सवाल भी पूछा जा चुका है कि यह इनमें से कौन सा स्टाफ शहरों में नहीं मिलता है, तो आता है आशा। क्लियर है, विलेज लेवल पर मिलती है। ग्राम जो शहरों में है उसे ऊसा बोलते हैं, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन आशा जो आती है एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है। क्लियर है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये किसके द्वारा आया, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये सवाल एम्स में और सीएचओ में, दोनों एग्जाम में बहुत सारे सवाल यहां से बनते हैं, क्योंकि ग्रॉस लेवल की बातें हम कर रहे हैं। तो यह जो आशा है ये अपॉइंट होती है, इसका जो अपॉइंटेड होता है, इसका जो रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती, यह होता है अपॉइंटेड बाई, अपॉइंटेड अंडर। किस प्रोग्राम के तहत ये आई है, तो ध्यान रखिएगा, अपॉइंटेड अंडर। मैं हर बार बोलता हूं कि आशा का पिताजी है NRHM और आंगनवाड़ी के पिताजी हैं ICDS। तो यह किसके तहत आया था, NRHM के तहत, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। NRHM के तहत यह आई थी आशा। कब आई थी, तो हम सबको पता है 5 अप्रैल 2005 को NRHM के अंदर आपका आशा जो है वह कैडर अपॉइंट हुआ, अपॉइंटेड अंडर NRHM। तो आशा किसके तहत आती है, NRHM के तहत आती है, बात याद रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बुलेट्स पॉइंट बोल सकते हैं आप। कौन कंट्रोल करता है, तो NRHM कंट्रोल करता है। सेकंड पॉइंट,
आपकी जो आशा होती है, यह जो आपका एनआरएचएम कैडर है, इसके तहत आ रही है। 5 अप्रैल 2005 को ये आई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसका नाम है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्लियर है। अब बात करें हम इसके बारे में कि आपका जो एनआरएचएम है, जो 5 अप्रैल 2005 को आया और जिसके तहत आपकी आशा काम कर रही है, इसके अंदर आपको क्या बातें ध्यान और रखने की है। सबसे पहली बात, हमारी जो आशा है, जो काम यहां कर रही है, इसको इंसेंटिव के बारे में हम बातें करेंगे, इसका क्राइटेरिया, इसको कितना आपको रिम्यूनरेशन मिलता है, कौन महिला आशा चुनी जाएगी, ये सारे पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यह पॉइंट क्लियर हुआ कि एनआरएचएम के तहत आई थी 5 अप्रैल 2005 को। इसका मेन टारगेट क्या था, तो आप बताइएगा कि जो टारगेट था या फोकस था, फोकस ऑफ एनआरएचएम भी यही था। आप पढ़ोगे कि एनआरएचएम का जो मेन फोकस था वो क्या था। फोकस ऑफ एनआरएचएम, एनआरएचएम का मेन फोकस क्या था, तो जवाब देना है, इसका फोकस था टू ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है बीच में पुल बांध देना। ब्रिज बनाते, ब्रिज बना दिया, ब्रिज यानी दो चीजों को जोड़ देना। टू ब्रिज द आपका अर्बन, टू ब्रिज द अर्बन एंड रूरल हेल्थ केयर बाय आशा। आशा एक वह थी जो गांवों की केयर और शहरों की केयर के जो गैप है उसे भरेगी। ब्रिज का मतलब होता है भरना। क्लियर है, जोड़ना या भरना। क्लियर है, यानी कि आपकी जो आशा है ये इसके ऊपर फोकस था एनआरएचएम का कि जो शहरी और ग्रामीण हेल्थ केयर है उन दोनों, उसके गैप को भर दिया जाए, उस गैप को फिल किया जाए। किसके द्वारा? आशा के द्वारा। क्रिएटिंग ए कैडर ऑफ आशा, ये बात किसने कही? एनआरएचएम ने। क्लियर है। उसके अलावा आपका जो यह होता है एनआरएचएम, इसका बेसिक ग्रोथ रूट क्या था, तो याद रखिएगा कि बेसिक ग्रोथ रूट ऑफ एनआरएचएम, यानी कि एनआरएचएम का मेन फोकस निम्नतम लेवल पर किस पर था, तो आंसर होगा विलेज लेवल पर। इसका मेन फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में ही था, इसलिए इसका नाम देखो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पड़ा है। रूरल बोले तो ग्रामीण, देहाती। यानी कि क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए, आशा की फुल फॉर्म डिस्कस की, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, किसके अंतर्गत आ रही है? एनआरएचएम। कब आया? 5 अप्रैल 2005 को। एनआरएचएम का फोकस क्या था? आशा को के कैडर को क्रिएट करना, ताकि ग्रामीण और शहरों की जो केयर है वो समान हो सके। और इसका बेसिक, एनआरएचएम का जो बेसिक ग्रोथ लेवल रूट होता है वो क्या होता है? विलेज ही होता है। क्लियर है सारे पॉइंट्स? चलिएगा, अब इसी के तहत कुछ स्पेशल योजनाएं चली थी, जैसे जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना की। JSY बोले तो जननी सुरक्षा योजना। यह योजनाएं भी इन्हीं के तहत चल रही हैं, जिनसे पैसा भी मिलता है। जननी सुरक्षा योजना कब आई थी यह, तो याद रखिएगा, यह जो जननी सुरक्षा योजना है यह 12 अप्रैल 2005 को वह आई थी, 12 अप्रैल 2005 को। और आपका एनआरएचएम आया था 5 अप्रैल 2005 को। क्लियर है, 12 अप्रैल 2005। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो फोकस था वह पैसे के ऊपर, जो बेनिफिट थे, केस मिलता है पैसा डिलीवरी के दौरान महिलाओं को, ये यही देती है जननी सुरक्षा योजना। तो केस बेनिफिट मिलता है, केस बेनिफिट फॉर फीमेल आफ्टर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जब आप हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाओगे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अगर कोई महिला अपनी डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाती है तो उसे पैसा दिया जाता है। किस स्कीम के तहत? जननी सुरक्षा योजना के तहत। उसे बोलते हैं JSY। कितना मिलता है देखिएगा, यहां मैं बता रहा हूं। एक तो 2 क्राइटेरिया है इन
हाई परफॉर्मिंग स्टेज, हाई परफॉर्मिंग स्टेट, हाई परफॉर्मिंग स्टेट, और एक तरफ लिख रहा हूं लो परफॉर्मिंग स्टेट, लो परफॉर्मिंग स्टेट। दो प्रकार से बांटा गया है, हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स और लो परफॉर्मिंग स्टेट। जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट है उनमें पैसे का कैडर, और लो परफॉर्मिंग स्टेट में पैसे का कैडर। डिवाइडेशन यहां करके रखा हुआ है, पैसे यहां बांटते हैं हम। तो याद रखिएगा जो जननी सुरक्षा योजना है 12 अप्रैल 2005 को आई थी, इस योजना में हम जो पैसा दे रहे हैं, फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूं, पेमेंट जो महिलाएं हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाती हैं उन्हें आपको पैसा देना है हाई परफॉर्मिंग स्टेट और लो परफॉर्मिंग स्टेट के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करें लो परफॉर्मिंग स्टेट जो होती है, उनमें एक प्रावधान है 1400 रुपए और 1000 रुपए का। चलिएगा इनका विवरण भी बता देते हैं कि 1400 किसे और 1000 रुपए किसे, किस जगह पर। तो 1400 रुपए तो मिलेंगे कौन सी फीमेल को, यह फीमेल होगी रूरल फीमेल। कौन सी फीमेल होगी, रूरल फीमेल। लो परफॉर्मिंग स्टेट में ग्रामीण महिला अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाती है 1400 रुपए मिलेंगे। अगर अर्बन फीमेल है, अर्बन फीमेल बोले तो महिला कैसी है, शहरों में रहने वाली है, और लो परफॉर्मिंग स्टेट आते हैं तो कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए से मिल जाएंगे। क्लियर है। इसके अलावा जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, यहां पर पैसे का प्रावधान है 700 रुपए और 600 रुपए, 700 रुपए और 600 रुपए। 700 रुपए तो कहां और 600 रुपए कहां, यह भी देखिएगा। 700 रुपए तो हमें मिलने हैं रूरल में, आपके कहां मिलेंगे, रूरल फीमेल को। जो महिला हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में है, गांव में रहती है, हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रही है, 700 रुपए। और अगर हाई परफॉर्मिंग स्टेट में है और अर्बन फीमेल है तो हम इसे कितना पैसा मिलेगा इस योजना के तहत, 600 रुपए। तो यह तो इसका पैसे का क्लासिफिकेशन हो गया है, केस बेनिफिट्स हो गए हैं JSY के तहत, जननी सुरक्षा योजना। क्लियर है। 12 अप्रैल 2005 केस बेनिफिट मिल रहा है। केस बेनिफिट का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है। हाई परफॉर्मिंग और लो परफॉर्मिंग स्टेट में महिला के निवास स्थान के आधार पर यहां क्लासिफिकेशन किया गया है। यहां पर जो पेमेंट है वह ये पेमेंट तो है ही, इसके अलावा हमारी जो आशा है उस आशा को भी पेमेंट मिलता है। आशा को, यह तो पेमेंट जो हम बता रहे हैं, ये पेमेंट किसका पेमेंट है, यह पेमेंट फीमेल का पेमेंट है। जो फीमेल डिलीवरी करवा रही है उसे ये पेमेंट मिल रहा है। क्लियर है। लेकिन कुछ पैसा आशा को भी मिलता है, यह तो किसका पैसा हो गया, आपकी फीमेल का पैसा हो गया। क्लियर है। लेकिन आप आशा को भी पेमेंट यहां करते हैं। आशा को कितना पैसा मिलता है देखिएगा, पैसे का मैं पूरा प्रावधान यही बता रहा हूं। आशा को पैसा जो मिलता है वह कितना है, आशा को पैसा मिलेगा 600 रुपए, 600 रुपए। यह 600 रुपए तो मिलेंगे कहां पर, अगर यह क्या करवा रही है, रूरल में, रूरल आशा को अगर रूरल में डिलीवरी करवाती है आशा तो हम उसे मिलेगा 600 रुपए। लेकिन 200 रुपए मिलते हैं अगर यह अर्बन मोटिवेटर है, अर्बन मोटिवेटर अगर है आशा तो उसे 200 रुपए मिलते हैं। तो यह आशा का प्रावधान भी है। यह तो फीमेल को मिलने हैं, जो महिला डिलीवरी करवा रही है उसे, और यह आशा का पैसा है 200 रुपए मिलेंगे या फिर 600 रुपए मिलेंगे। क्लियर है। अर्बन में 200 और रूरल में 600 रुपए से मिलने वाले हैं। तो यह आशा का पेमेंट है। यह सब पेमेंट किसके तहत मिल रहा है आपको, JSY जननी सुरक्षा योजना के तहत पेमेंट मिल रहा है, जो 12 अप्रैल 2005 को आई थी। क्लियर है पॉइंट। यह फीमेल्स का पैसा है और यह आशा का पैसा है, रूरल आशा और अर्बन मोटिवेटर आशा। क्लियर है। चलो, यह तो है जननी सुरक्षा योजना। उसके बाद दूसरी स्कीम भी आ गई थी, उस स्कीम को हम बोलते हैं जननी
शिशु सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, उसके बारे में बात करते हैं। JSSK, इसमें एक चीज और जोड़ दी, जननी सुरक्षा में शिशु बच्चों को भी जोड़ दिया, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब आया इसे भी देखिएगा, बच्चों को जोड़ा गया है। यह आया था 1 जून 1 जून को आया 2011 में, 2011 1 जून को। लेकिन यह कहां आया था? इंडिया में। अगर राजस्थान के लिए पूछ लिया जाए तो फिर याद रखना है 1 अक्टूबर, गांधी जयंती से एक दिन पहले 1 अक्टूबर 2011 यह आया राजस्थान में, यह स्कीम राजस्थान में। क्लियर है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसके तहत एक चीज चलती है, याद रखिएगा, एम्बुलेंस की फैसिलिटी। क्लियर है? एम्बुलेंस फैसिलिटी फॉर प्रेग्नेंट फीमेल ड्यूरिंग डिलीवरी, जब डिलीवरी हो रही है उसे ले जाने के लिए और लाने के लिए हॉस्पिटल से एम्बुलेंस फैसिलिटी मिलती है, और उस फैसिलिटी का नाम है जननी, से बोलते हैं जननी वाहिनी। और यह 104 नंबर पर कॉल करने से आती है। जैसे 108 इमरजेंसी का होता है आपकी एम्बुलेंस, वैसे ही यह जो एम्बुलेंस है फैसिलिटी है, इसको बोलते हैं जननी वाहिनी 104 नंबर। यह JSSK के तहत है, जिसे हम बोलते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। कब आया? 1 जून 2011। डेट सारी याद रखना है। NRHM 5 अप्रैल 2005 को। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को। तीसरा आया आपका जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यह कब आया था? 1 जून 2011 को। क्योंकि राजस्थान का डेटा नहीं पूछा जाता, अक्सर इंडिया लेवल का डेटा पूछते हैं। क्लियर है? चलिएगा, अब यहां तक तो कुछ स्कीम्स के बारे में हमने बात की जो यहां इन्वॉल्व थी। अब बात करते हैं हम क्राइटेरिया के बारे में। अब भाई आशा जो है उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस व्यक्ति को आशा बनाना चाहिए, तो व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर आशा, आशा के लिए क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्राइटेरिया फॉर आशा, कौन महिला आशा होगी, किस व्यक्ति को आशा बना सकते हो। तो क्राइटेरिया फॉर आशा, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या बातें ध्यान रखनी है? लोकल फीमेल होनी चाहिए, लोकल फीमेल होनी चाहिए, पहला पॉइंट। ऐसा नहीं है कि दूर की महिला है, किसी और शहर में रहती है और वहां आशा हो, ऐसा नहीं, वहीं की होगी, जिस जगह है जो गांव है उसी गांव की ये होगी, लोकल होनी चाहिए। दूसरा एज होता है इसका 25 से लेकर 45 साल उम्र इसकी होनी चाहिए। प्रायोरिटी देते हैं कि शादीशुदा हो, क्योंकि काम ढंग से करेगी और लोग गांव वालों का ध्यान भंग भी नहीं होगा। तो मैरिड होनी चाहिए या डाइवोर्स्ड हो या विडो हो, या तो तलाकशुदा हो या विधवा हो या फिर शादीशुदा हो, ये होनी चाहिए। कंवारे लोगों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, क्योंकि काम फिर और कुछ यहाँ पर जो ये वर्क है ये उस इफेक्टिवनेस से नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि अगर कंवारी लड़की काम कर रही है तो लोगों का जो इंटेंशन है वो सही नहीं होगा और मेंटलिटी भी प्रॉपर नहीं होगी काम करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने प्रावधान देके रखा हुआ है कि आशा जो है वह 25 से 45 साल उम्र की हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो या विडो हो, उसको प्रायोरिटी दीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, एमसीक्यू देखिएगा। एमसीक्यू था इसके एजुकेशन के बारे में, कहां तक पढ़ी लिखी होनी चाहिए, या गंवारी चल जाएगी या अंगूठा तेज हो जाएगी, अनपढ़। तो याद रखना है इसकी जो एजुकेशन हमें कितना होना चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए 8 वीक तक, फॉर्मल
एजुकेशन होना चाहिए अप टू 8th क्लास। कौन सी क्लास पढ़ी हुई होगी? LLB करी हुई नहीं है, 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई रहती है तुम्हारी आशा, 8th क्लास तक। याद रखिएगा, सवाल आया हुआ है आशा कहां तक पढ़ी हुई होगी, तो आंसर देंगे हम 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई होनी चाहिए। और यह एक्सेप्टेड भी होनी चाहिए पूरी कम्युनिटी के द्वारा, एक्सेप्टेड बाई होल कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्टेड होनी चाहिए। सभी लोग सहमत हो? हाँ जी, इसको आशा बना दो, हम सहमत हैं। यह क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए तब आशा बनेगी। लोकल फीमेल हो, उम्र 25 से 45 साल हो, शादीशुदा हो, तलाकशुदा हो या विधवा हो, एजुकेशन पर सवाल आता है 8वीं क्लास पढ़ी हुई होनी चाहिए और संपूर्ण कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। उस महिला को ही आप आशा के लिए नियुक्त करें, यह क्राइटेरिया ध्यान रखा जाएगा। आगे बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। चलो, आशा की ट्रेनिंग कैसे होती है भाई, कितने घंटे की ट्रेनिंग होगी, कौन ट्रेनिंग लेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में भी देखिएगा। आशा की जो ट्रेनिंग होती है उसके दिन की बात करता हूं, ड्यूरेशंस। आशा की ट्रेनिंग की ड्यूरेशंस, कितने ड्यूरेशन की ट्रेनिंग होगी, तो याद रखना है 23 दिन की ट्रेनिंग होती है। कितने दिन की? 23 दिन। इसकी ट्रेनिंग 23 डेज होती है। लोकेशन जहां ट्रेनिंग होती है, कहां पर होती है इसकी ट्रेनिंग, तो कोई बाहर विदेश नहीं जाकर आती, हांगकांग ये है, सब सेंटर पर ही ट्रेनिंग हो जाती है इसकी। जो सब सेंटर है गांव का, वहां इसकी ट्रेनिंग होती है। कौन कर लेता है ट्रेनिंग, तो रिसोर्स पर्सन कौन है? रिसोर्स पर्सन कौन होगा जिसके द्वारा ट्रेनिंग ली जाएगी इसकी? तो यहां तो दो ही बॉस होंगे इसके, एक तो कौन होगा? आंगनवाड़ी वर्कर, और दूसरा कौन होगा आपका? आंगनवाड़ी वर्कर और एक ANM बहन जी। ये दो ही हैं सब सेंटर पे बॉस, आंगनवाड़ी वर्कर और ANM। इन दोनों के द्वारा इसकी क्या ली जाएगी? ट्रेनिंग ली जाएगी। आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा और ANM के द्वारा ट्रेनिंग ली जाएगी। और कितने घंटे की ट्रेनिंग, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी? तो 23 दिन की तक इसकी ट्रेनिंग चलने वाली है। कहां होने वाली है ट्रेनिंग? सब सेंटर पर इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। क्लियर है? ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आशा से रिलेटेड बातें हैं सारी जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, देखिएगा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, नाम बताइएगा। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, आशा की फुल फॉर्म बताओ, तो बताना एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। कहाँ रहती है? बताना गांव लेवल पर पाई जाती है। कौन अपॉइंट करता है? तो बताना NRHM करता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया था? 5 अप्रैल 2005 को। किस पर फोकस है इसका? आशा को भर्ती करने में, ताकि गांव और शहरों की हेल्थ केयर समान हो सके। इसका बेसिक रूट क्या है? तो गांव है। दूसरी फिर हमने जननी सुरक्षा योजना की बात की, 12 अप्रैल 2005। केस बेनिफिट की भी बात की। आपकी महिला हाई परफॉर्मिंग और लो परफॉर्मिंग स्टेट के आधार पर अलग अलग डिवाइडेशन है इसका। और आशा को 200 और 600 रुपए का प्रावधान है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में बात की, 1 जून 2011 को आया था इंडिया में, और राजस्थान में 1 अक्टूबर 2011 को। एम्बुलेंस की जो फैसिलिटीज है, जननी वाहिनी 104 नंबर याद रखना, 104। क्राइटेरिया बताया, लोकल फीमेल होनी चाहिए, 25 से 45 साल उम्र होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन याद रखना, 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई होनी चाहिए। ट्रेनिंग 23 दिन की होती है, सब सेंटर पर होती है। कौन कर लेता है? आंगनवाड़ी वर्कर और ANM इसकी ट्रेनिंग ले लेती है। अब बात करेंगे इसकी कार्य को असिस्ट करने का। यह जो काम करती है उस काम को तुम असिस्ट करोगे, परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। इसके लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं। उन इंडिकेटरों में कौन कौन से इंडिकेटर आते हैं? कई बार सवाल आता है कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर प्रोसेस इंडिकेटर है, इनमें से कौन सा इंडिकेटर जो है वह आपका इंडिकेट करता है आपके इंपैक्ट को। इसमें कुछ इंपैक्ट इंडिकेटर है, प्रोसेस इंडिकेटर है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो चले आइए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स फॉर आशा वर्क। आशा के वर्क के लिए, आशा का वर्क आप चेक करना चाहते हैं, वर्क परफॉर्मेंस के लिए होता है ये। वर्क परफॉर्मेंस, काम करने की परफॉर्मेंस के लिए जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें पहला है प्रोसेस इंडिकेटर, दूसरा है आउटकम इंडिकेटर और तीसरा है इंपैक्ट इंडिकेटर। इनमें क्या क्या पॉइंट्स है देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं
प्रोसेस इंडिकेटर में सबसे पहले है नंबर ऑफ आशा, नंबर ऑफ आशा अपॉइंटेड, कितनी आशा है जो अपॉइंट हुई हैं, अपॉइंटेड, कितनी संख्या में आशा अपॉइंट हुई प्रोसेस इंडिकेटर में। दूसरा नंबर ऑफ आशा ट्रेंड, कितनी आशाएं ट्रेंड हुई, मतलब ट्रेनिंग ली, कितनी तो भर्ती हुई थी, कितनी ट्रेनिंग ले ली। तीसरा परसेंटेज ऑफ आशा, कितनी परसेंटेज आशा है, परसेंटेज ऑफ आशा अटेंड, अटेंडेड द मीटिंग, रिव्यू मीटिंग्स जो होती है, इनकी मीटिंग्स होती है रिव्यू मीटिंग्स, अटेंड द रिव्यू मीटिंग्स आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में कितनी आशाएं हैं, कितनी परसेंटेज आशाएं हैं जो क्या कर दी, क्या अटेंड करी हैं, आपकी रिव्यू मीटिंग्स अटेंड करी हैं। ये तीनों क्राइटेरिया हैं प्रोसेस इंडिकेटर में आते हैं। कितनी आशाएं अपॉइंट हुई, कितनी आशाओं ने ट्रेनिंग लिया, कितनी आशाएं हैं, कितनी परसेंटेज आशा है जो 1 साल के बाद में रिव्यू मीटिंग्स को अटेंड करी। क्लियर है? यह तो थे कौन से इंडिकेटर, तो आपको बोलना है ये इंडिकेटर थे प्रोसेस इंडिकेटर। सवाल आता है एग्जाम में। दूसरा है आउटकम इंडिकेटर। आउटकम इंडिकेटर में आते हैं नंबर ऑफ क्लेम्स, नंबर ऑफ क्लेम बाई आशा, आशाओं के द्वारा कितने क्लेम्स लिए, दैट इज नंबर ऑफ क्लेम बाई आशा इज आउटकम इंडिकेटर्स। यह काम देखा जाता है आउटकम इंडिकेटर के अंदर, कितने लोगों ने इम्यूनाइजेशन अडॉप्ट किया, कितने लोगों ने ओआरएस अडॉप्ट किया, कितने लोगों ने टीचिंग अडॉप्ट की, इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ क्लेम्स बाई आशा। और एक है इंपैक्ट इंडिकेटर। इंपैक्ट इंडिकेटर में हम चेक करते हैं आपकी अब प्रभाव किस पर दिखेगा, इंपैक्ट का मतलब है प्रभाव, तो इसका प्रभाव दिखेगा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट पर, चाइल्ड बर्थ रेट पर, चाइल्ड डेथ रेट पर। ये सारे जो हैं ये कैसे इंडिकेटर हैं, इंपैक्ट इंडिकेटर हैं जो इसको दिखाएंगे, क्योंकि अगर आशा भली प्रकार से काम करेगी तो कहीं ना कहीं इनमें गिरावट देखने को मिलेगी। आपकी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, चाइल्ड बर्थ रेट, चाइल्ड डेथ रेट ये घटनी चाहिए, तभी तो आप सोचोगे आशा काम कर रही है। भाई किसी चीज के आधार पर तो आशा को काम, जो काम करेगी उसका पता लगेगा। तो ये इंडिकेटर्स हैं जिसपे हम पता कर पाते हैं। ये प्रोसेस इंडिकेटर है, ये काम से पहले की बातें हैं, कितनी अपॉइंट हुई थी, कितनों ने ट्रेनिंग ली, कितनों ने मीटिंग अटेंड की 1 साल। उसके बाद दूसरा है कि आउटकम में चेक कर रहे हैं कितने आशाओं ने क्लेम्स, कितने नंबर ऑफ क्लेम्स थे बाय आशा, और फिर इंपैक्ट चेक करते हैं हमारी रेट्स के आधार पर हम उनको चेक कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट आशा से रिलेटेड हैं, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्लियर है? जो आशा के अंदर सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है, किसके तहत आई है, इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखने की होती हैं। क्लियर है? चलिएगा अब बात करते हैं दूसरा। आशा खत्म होती उसी के साथ में, आशा के सारा विवरण हमने दे दिया है उसके जन्म से लेकर उसके अंतिम तक। अब बात करते हैं हम आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में। किसके बारे में? आंगनवाड़ी वर्कर। दूसरा स्टाफ हमारा है आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी सेंटर पर होती है आंगनवाड़ी वर्कर। चलो इसके बारे में बात करते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर जो है यह किसके तहत आया था, ये याद रखिएगा। आंगनवाड़ी जो वर्कर है यह किसके तहत आया था, तो यह अपॉइंट हुआ है, आंगनवाड़ी वर्कर का पिता कौन होता है, आईसीडीएस, अपॉइंटेड अंडर आईसीडीएस। आईसीडीएस यह 1975 में आया था। आईसीडीएस के तहत आया था आपका आंगनवाड़ी वर्कर। आईसीडीएस जो है उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड
डेवलपमेंट स्कीम, या इसको बोलते हैं सर्विस, 1975 में आई थी। इसके तहत आपकी आंगनवाड़ी वर्कर अपॉइंट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, आपका जो आंगनवाड़ी वर्कर है इसमें कौन कौन से बेनिफिशियर ग्रुप आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और एक बात और याद रखना है, एक नोट डालकर पॉइंट दे रहा हूं मैं, जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वर्ल्ड में, उनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये आपका ICDS प्रोजेक्ट। याद रखना है, ICDS इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्राम, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम है। और किस पर काम करता है याद रखना है, ये टू कंट्रोल अर्ली चाइल्डहुड, बोले तो बचपन का प्रारंभिक काल, अर्ली चाइल्डहुड एंड अडोलसेंट डेवलपमेंट क्लियर है। तो आपका ICDS जो है यह सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम है जो किस पर फोकस करता है, अर्ली चाइल्डहुड पर और अडोलसेंट डेवलपमेंट पर इसका फोकस होता है। पूछ सकते हैं कि बताओ किस पर मेन फोकस होता है तुम्हारे ICDS का, तो याद रखना है अर्ली चाइल्डहुड और अडोलसेंट डेवलपमेंट पर। किसके तहत आया है ये आंगनवाड़ी वर्कर, ICDS के तहत। क्लियर है। अब मैं ये भी बता दूं इनमें कौन कौन सा ग्रुप आता है वो भी देखिएगा। तो मैं बता रहा हूं बेनिफिशियरी ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप हैं जो इसके तहत आएंगे जिनको फायदा मिलेगा ICDS के तहत। तो इनमें देखिएगा कौन कौन से ग्रुप आते हैं। सबसे पहला ग्रुप है चिल्ड्रन का, बच्चों का, चिल्ड्रन एज अप टू 6 साल, 6 साल तक के बच्चे इस के अंतर्गत आते हैं ICDS के तहत में। दूसरा 11 से लेकर 18 साल की महिलाएं, एज अडोलसेंट फीमेल्स, जो अडोलसेंट फीमेल हैं जिनकी एज कितनी है 11 से 18 साल, 11 से 18 ईयर। क्लियर है, ईयर में लिखना है, एज को यह मंथ में नहीं है, याद रखना है। 11 से 18 ईयर एज्ड अडोलसेंट गर्ल, अडोलसेंट गर्ल जिनकी उम्र 11 से 18 साल है वो भी इसमें आती हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल और दूध पिलाने वाली भी, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल इस ग्रुप में आती हैं, इस कैडर में आती हैं अंडर द ICDS। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल और फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, ये चारों के चारों बेनिफिशियरी ग्रुप हैं रिप्रोडक्टिव एज। कौन कौन है, बच्चे 6 साल तक के, 11 से 18 साल तक की एज वाली अडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर, और फीमेल जो है आपकी फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, ये इसमें आती हैं। और यह जो आपका ICDS आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ICDS है, ये 100% सेंट्रल स्कीम है भाई, सेंट्रल असिस्टेंस है ये। बोले तो यह स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, जैसे तुम्हारा CHO होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, वैसे ही यह भी सेंट्रली 100% सेंट्रल असिस्टेंस होता है आंगनवाड़ी वर्कर यानी ICDS का। क्लियर है। तो यह है स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस में काम करता है आपका ICDS। यह बेनिफिशियर ग्रुप है। क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या काम करती है आंगनवाड़ी वर्कर वो भी बताते हैं आपको। इसके बेनिफिट देखिएगा क्या क्या काम करेगी। तो पहला तो है
न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां वितरण करने में भूमिका निभाती है। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशंस, न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन, आंगनवाड़ी वर्कर मुरमुरे बांटती है, पंजीरी बांटती है, देती है आंगनवाड़ी में। उसके अलावा दूसरा और क्या काम करेगी ये, यह फैमिली प्लानिंग का एजुकेशन करती है, फैमिली प्लानिंग एजुकेशंस इसके द्वारा दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन इसके द्वारा होता है। इसके अलावा आपका जो आंगनवाड़ी वर्कर है ये फॉर्मल एजुकेशन भी देती है, 6 साल तक पढ़ाया भी जाता है आंगनवाड़ी में, फॉर्मल एजुकेशन फॉर 6 ईयर। हमें तो नहीं पढ़ा सकती, बड़ों को तो नर्सिंग की ट्रेनिंग नहीं करवाएगी ये। प्रारंभ में 6 साल तक के बच्चों को क्या क्या गए आपकी काउंटिंग से सिखा दी जाती है आंगनवाड़ी सेंटरों पर। अभी भी होता है, बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटरों पर बच्चे आते हैं और वो पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा, फैमिली प्लानिंग एजुकेशन दिया जाएगा, इम्यूनाइजेशन यहाँ होता है और फॉर्मल एजुकेशन इनके द्वारा दिया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा। यहाँ पर एक प्रावधान भी होता है, 300 दिन तक पोषण मिलता है, 300 डेज, 300 दिन तक पोषण मिलता है। 3 ग्रुप यहाँ होते हैं, 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का बच्चा, इसके अलावा माल नरिष्ट, सीवियर माल नरिष्ट, और एक होता है प्रेग्नेंट फीमेल। उन्हें 300 दिन तक कैलोरी आपकी प्रोटीन और किलो कैलोरी में हम एनर्जी प्रदान करते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसकी ट्रेनिंग्स, आपकी जो ट्रेनिंग होती है किसकी, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उसकी ट्रेनिंग, तो याद रखना इसकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है, इसकी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वह है 30 डेज, 1 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की। चलो इसे कंट्रोल कौन करता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहां से सवाल आता है एग्जाम में कि इसका कंट्रोल बताइएगा, आंगनवाड़ी का कंट्रोल किस किस के कंट्रोल में आता है। तो मैं आपको एक सीधी सी सारणी बताता हूं, उससे पता लग जाएगा। आपकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है 1000 पॉपुलेशन पर होती है, जनसंख्या कितनी है 1000 पॉपुलेशन। इस 1000 पॉपुलेशन पर एक क्या होगी, आंगनवाड़ी वर्कर होगा। कितना, एक आंगनवाड़ी वर्कर। और जो ऐसे 25 आंगनवाड़ी वर्करों पर, कितने 25 आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर आपकी क्या होनी है, एक मुख्य सेविका होती है। समझ में आ रही बातें, 25 आंगनवाड़ी वर्करों पर, 25 आंगनवाड़ी वर्करों पर एक होती है मुख्य सेविका, मुख्य सेविका। यह सवाल दिल्ली एम्स 2019 में पूछा गया था कंबाइंड एम्स वाले एग्जाम में कि आंगनवाड़ी वर्करों को कौन कंट्रोल करता है, और उसका आंसर था मुख्य सेविका। तो मुख्य सेविका जो है वह कितने पर होती है, 25 आंगनवाड़ी वर्करों पर एक मुख्य सेविका होती है, और 1000 की पॉपुलेशन पर एक आंगनवाड़ी वर्कर हमें मिल जाता है। यह भी सवाल आया हुआ है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। हमारी 4 मुख्य सेविका जो है, 4 मुख्य सेविका, 4 मुख्य सेविका बोल दीजिएगा। अब 4 मुख्य सेविका बताओ कितने आंगनवाड़ी वर्करों के बराबर हो गई, तो 4 का मतलब 25 का 100, यानी कि लगभग 100 आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर कौन होगा, एक सीडीपीओ, एक सीडीपीओ होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर।
प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये RAS रैंक का अधिकारी है, CDPO। क्लियर है? तो यह है आपका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया है। कंट्रोल में नंबर फर्स्ट, कितने लोगों पर एक आंगनवाड़ी वर्कर, तो जवाब देंगे 1000। दूसरा फिर बोला जाए कि कितनी आंगनवाड़ी वर्करों पर एक मुख्य सेविका होती है, तो फिर आपका जवाब होगा बी कि 25 पर होता है। फिर पूछा जाए कि बताओ 4 मुख्य सेविकाओं पर क्या होता है, एक CDPO, यानी 100 आंगनवाड़ी वर्करों पर एक CDPO होता है। अगर सवाल आए कि आंगनवाड़ी वर्करों को कौन कंट्रोल करता है, तो मुख्य सेविका डायरेक्टली कंट्रोल करती है और मुख्य सेविका को कंट्रोल करता है CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो ये क्राइटेरिया हो गया इसके कंट्रोल का, कैसे कंट्रोल होती है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स। अब वो सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। मैंने बताया था 300 दिन का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। यहाँ 3 ग्रुप यहाँ होते हैं, उनमें हम प्रोटीन का प्रोविजन करते हैं, किलो कैलोरी का प्रोविजन करते हैं, और ग्रुप में क्या क्या चीजें हैं देखिएगा। 3 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है 6 महीने से लेकर 12 महीने तक की एज, पहला ग्रुप ये हो गया। दूसरा है सीवियर माल न्यूट्रिशन, सीवियर माल नरिश्ड या सीवियर माल न्यूट्रिशन, और तीसरा है प्रेग्नेंट फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल। 3 ग्रुप हो गए हमारे पास में। ग्रुप पहला ये है, ग्रुप दूसरा ये है, और ग्रुप तीसरा ये है। चलो इन्हें कैलोरी देते हैं। इसे कैलोरी दी जाएगी 300 किलो कैलोरी, इसे दी जाएगी सीवियर माल नरिश्ड है तो हमारी 600 किलो कैलोरी, और प्रेग्नेंट को दिया जाएगा 500 किलो कैलोरी। प्रोटीन कितनी देंगे, इसे देंगे 8 से 10 ग्राम, इसे कितनी दी जाएगी तो 20 ग्राम, और प्रेग्नेंट फीमेल को कितनी दी जाएगी तो 15 से 20 ग्राम। यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा जो मिलने वाला न्यूट्रिशन है उसका जिक्र मैं कर रहा हूं। ग्रुप में 3 ग्रुप बनाए हमने, 6 महीने से 12 महीना, सीवियर माल न्यूट्रिशन वाला व्यक्ति और प्रेग्नेंट फीमेल। किलो कैलोरी का प्रावधान है 300 किलो कैलोरी, 600 किलो कैलोरी और 500 किलो कैलोरी, और प्रोटीन में 8 से 10 ग्राम, 20 ग्राम और 15 से 20 ग्राम। यह आपका जो प्रावधान है इसका वह आता है कि आंगनवाड़ी वर्करों के द्वारा जो 300 दिन का भोजन मिलता है उसमें क्या होगा, तो ये प्रावधान ध्यान रखिएगा। इसके तहत इसी में एक और स्कीम आती है, याद रखिएगा इस स्कीम को भी। इसे हम बोलते हैं किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना इंपॉर्टेंट है, किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना KSY, किशोरी शक्ति योजना। इसी को बोलते हैं अडोलसेंट गर्ल स्कीम। इसी का नाम क्या है, अडोलसेंट गर्ल स्कीम। यह भी किसका पार्ट है, याद रखना है, इट इज ए पार्ट ऑफ ICDS। यह भी ICDS का ही पार्ट है। जैसे आंगनवाड़ी वर्कर इसका पार्ट है, वैसे ही किशोरी शक्ति योजना या अडोलसेंट गर्ल स्कीम भी इसी का पार्ट है, ICDS का। और इसकी अप्रोचेस, किसकी अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं, अप्रोचेस की बात कर रहा हूं। आंगनवाड़ी वर्करों की अप्रोचेस जो इसकी जो है वह 2 अप्रोच होती हैं। क्या अप्रोच होंगी इसकी, पहला है गर्ल टू गर्ल अप्रोच, गर्ल टू गर्ल अप्रोच, गर्ल टू गर्ल अप्रोच, और दूसरा होता है बालिका मंडल। महिला मंडल या बालिका मंडल। क्लियर है, ये 2 अप्रोच होती हैं, बालिका मंडल। तो गर्ल टू गर्ल अप्रोच और बालिका मंडल ये अप्रोचेस यूज होती हैं इसके तहत। तो ये सारी बातें जो थी वह हमने की, किससे रिलेटेड बातें कर ली सारी है, यह आंगनवाड़ी वर्कर से रिलेटेड हैं। 2 चीजें और हमारे पास में बाकी रही हैं, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, गांव वाले स्टाफ में ट्रेंड बर्थ
अटेंडेंट और दूसरा है विलेज हेल्थ गाइड, जिनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्या क्या पढ़ा है देखिएगा। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को शुरू किया, सबसे पहले देखा मैंने लेवल ऑफ केयर 3 प्रकार की है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल। सब सेंटर और पीएससी देता है प्राइमरी लेवल, सीएससी सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देता है आपका सेकेंडरी लेवल, और आपका जो रीजनल हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड स्टेट हॉस्पिटल्स हैं, वो देते हैं आपका टर्सरी लेवल ऑफ केयर। फिर हम चले गए सीधा विलेज के ऊपर, कितने विलेज हैं, कितनी जनसंख्या कवर करती है, सरपंच कौन होता है, ब्लॉक लेवल पे कितने गांव आते हैं, ब्लॉक का अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, पंचायत समिति कहाँ होती है, सब डिस्कस किए। आशा की फुल फॉर्म कौन अपॉइंट करता है, एनआरएचएम के तहत होती है, एनआरएचएम कब आया, और इसका मेन उद्देश्य किस पर कंट्रोल करना होता है, विलेज पर। फिर जननी सुरक्षा योजना के बेनिफिट्स की बात की, पैसे का बेनिफिट जो केस बेनिफिट मिल रहा है उसके जिक्र हमने कर लिया। फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की बात करी और इसके तहत मिलने वाली एम्बुलेंस का जिक्र हुआ। क्राइटेरिया कौन महिला को हम आशा बनाएंगे, ये सारी बातें हमने कर ली। उसके बाद इसका ट्रेनिंग कैसा होता है, कितने आवर्स का होगा, ये डिस्कस कर लिए। क्या इंडिकेटर्स हैं जिससे इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, वो डिस्कस किया हमने। उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर जो है उसका अपॉइंटमेंट किसके तहत होता है और इसके लिए क्या क्या बेनिफिशियरी ग्रुप होगा, आईसीडीएस जो होता है वो किसको कंट्रोल करता है, कैसी स्कीम है, सेंट्रल की है कि स्टेट की है, ये सारे हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं। बेनिफिट्स में क्या क्या बेनिफिट इसके तहत मिलता है, शिक्षा का बेनिफिट भी है आंगनवाड़ी वर्करों में के तहत, याद रखना है। ट्रेनिंग में और कंट्रोल वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100 आंगनवाड़ियों पर पॉपुलेशन पर एक आंगनवाड़ी और 100 आंगनवाड़ियों पर एक सीडीपीओ होता है, 25 आंगनवाड़ियों पर एक मुख्य सेविका और 4 मुख्य सेविकाओं को कंट्रोल करता है एक सीडीपीओ। 300 दिन वाला जो प्रावधान है वो डिस्कस किया है हमने, ग्रुप के तहत 3 ग्रुपों में बांटा है, उनको कितनी किलो कैलोरी और कितनी प्रोटीन चाहिए। उसके अलावा किशोरी शक्ति योजना या अडोलसेंट गर्ल स्कीम और उसकी अप्रोचेज क्लियर है। आगे है ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, कंटिन्यू करेंगे ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स, और उसके बाद आपका आता है ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट के बाद में विलेज हेल्थ गाइड्स, और फिर हम बात करेंगे ट्रायर सिस्टम 3 ट्रायर हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें सीएससी, पीएससी और एससी हैं, जिनका जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है।